अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एकेडमिक राइटिंग स्किल्स। इसमें हम जो है किस तरीके से हमें जो है अपनी एकेडमिक राइटिंग को जो है एक तो स्किलफुल बनाना है, और किस तरीके से इसमें से पॉइंट्स होते हैं जो हमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए। किस तरीके से हमें अपने वो चाहे हमारे असाइनमेंट्स हों, चाहे वो हमारा ऐसे हो या स्कूल कॉलेज जो है यूनिवर्सिटीज या ऑफिस लाइफ में जो है पर जो असाइनमेंट्स होते हैं उसको किस तरीके से हमें जो है कंप्लीट करना होता है। तो अगर हम जो है एक स्किलफुल राइटिंग या एकेडमिक राइटिंग की बात करें तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एनालिटिकली, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ आइडियाज विद द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन दैट डिपिक्ट्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट्स। कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि अगर मैं जो है किसी ऐसी साइंस फील्ड के हवाले से टॉपिक लिख रही हूँ, या मैं जो है किसी केमिस्ट्री की फील्ड से हूँ, या मैं इंजीनियरिंग की फील्ड से हूँ, तो क्या मेरे पास जो है जो टॉपिक है जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक ही, यानी उसको फुली जो है उसको कवर करते हुए और तमाम उसके जो है पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हमें उसको जो है कंप्लीट करना होता है। ठीक है। अच्छा, academic writing is the process of presenting ideas in a rational, organized, systematic, reasonable and logical way। इसमें ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किस तरीके से हम अपनी एकेडमिक राइटिंग को जो है लिख रहे हैं, किस तरीके से हम उसको जो है रैशनल में, किस तरीके से हमारा उसमें जो है हाइपोथेसिस क्या है, हमारा उसमें क्वेश्चन क्या है, हमारा उसमें जो लिखने का जो है पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसके अलावा उसको एक ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, वो मैं आगे भी आपको बताऊँ किस तरीके से जो है उसमें हमें उसमें जो है इनिशियल में क्या चीजें होनी चाहिए, फिर मिड में क्या चीजें होनी चाहिए, फिर उसके बाद इसमें जो है उसको हमें एंड कैसे करना है, ये तमाम चीजें उसमें जो है हमें क्लियर जो है हमें समझ, यानी कि जो हमारा रीडर है उसको जो है पूरी कंप्लीट इसमें इंफॉर्मेशन के साथ एक ऑर्गेनाइज वे में उसको जो है इंफॉर्मेशन भी जो है प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा सिस्टमेटिक वे, मैंने कहा ना कि इसमें जो है पूरा एक हमें जो है एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, यानी कि जो बात हमें लास्ट में कहनी थी, अगर हम अपने सपोज रिजल्ट ऐड करें तो रिजल्ट हमें हमें सबसे पहले ऐड नहीं करते हैं। पहले हम जो है इंट्रो देते हैं, बैकग्राउंड देते हैं कि व्हाट इज द टॉपिक, के टॉपिक क्या है, उसको हमने किस तरीके से कवर किया है, अगर आपका कोई रिसर्च वर्क है, कोई थीसिस वर्क है तो उसमें आपकी जो है मेथोडोलॉजी क्या थी, किस तरीके से आपने इसको परफॉर्म किया, फिर किस तरीके से आपने उसको जो है कंप्लीट किया, तो ये तमाम चीजें जो है हम उसमें वहां पर मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके बाद रीजनेबल के जो है इसका जो है रीजन क्या था, और एक जो है रीजनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कोई इलॉजिकल या इसमें जो है ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जो बिल्कुल हमारी जो है समझ से बालातर हो, या जो सब जो हमारा रीडर है, जो कारी है, उसको जो है समझ ही ना आए कि जो है इस पेपर में या इस राइटिंग वर्क में क्या बात की गई है। ठीक है ना, तो लॉजिकल वे में उसको जो है होना चाहिए तमाम चीजों को। तो ये स्केज में जो है हमें इसको जो है लाजमी तौर पर इन तमाम स्टेप्स को मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा, मैंने बताया जिससे भी, तो ये एक इसका छोटा सी वो एक टेबल है, चार्ट जिसे हम कह लें। एकेडमिक राइटिंग से पहले तो आपके पास आइडिया होना चाहिए, आइडिया नहीं होगा तो हम कैसे लिखेंगे, हमें क्या पता कि हमें किस तरीके से इसको लिखना है, किस तरीके से हमें इसको जो है बयान करना है। तो एकेडमिक राइटिंग में आइडिया इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर वो आइडिया आपका सुपरवाइजर भी दे सकता है, आपका टीचर भी दे सकता है। आपको आइडिया, आपको किसी पर अगर आपके जैसे आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स मिल रहे होते हैं तो वो असाइनमेंट भी आपका एक आइडिया है कि अच्छा मुझे इस तरीके से लिखना है। उसके बाद रीजनेबल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल वे में लिखा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक। ठीक है। अच्छा, अब वर्क प्लान, अंडरस्टैंडिंग द असाइनमेंट, ये एक वर्क प्लान के मैंने एक ऐसे लिखा है कि जिसमें आपको पता चले कि किस तरीके से आपको स्टार्ट कर, पहले तो आपको अपना असाइनमेंट समझने की जरूरत है कि अगर आपको दिया गया है कि आपको हेपेटाइटिस के ऊपर लिखना है कि हेपेटाइटिस के जो है कितने परसेंट जो है प्रेवलेंस जो है कराची में हेपेटाइटिस पेशेंट की मौजूद है, तो दिस इज असाइनमेंट अबाउट हेपेटाइटिस, दिस इज नॉट द असाइनमेंट ऑफ एड्स और एनी अदर टाइप ऑफ टॉपिक्स। ठीक है ना, तो पहले तो आपको अपना असाइनमेंट समझने की जरूरत है, फिर फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन हाइपोथेसिस, फिर आपका हाइपोथेसिस क्या है, फिर आपका क्वेश्चन क्या है। अब हेपेटाइटिस के ऊपर तो इतना सारा काम हुआ हुआ है, इतने सारे हम एस्पेक्ट्स जिसके मुताबिक हम हेपेटाइटिस पे काम कर सकते हैं, बट बेसिक इसका क्वेश्चन क्या है कि हमें इसकी जो है प्रिवलेंस को देखना है कि हेपेटाइटिस का कराची में जो है इन 2004 2023 टू 24 कितना हमें जो है रेशो, मेल फीमेल हो गया, जेंडर हो गया, या फिर एरिया वाइज जो है हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हमें जो है अपने हाइपोथेसिस को जो है फॉर्मुलेट करना है, किस हद तक हम उसको जो है ब्रॉड कर सकते हैं, किस हद तक हम उसको जो है एक नैरो वे में लेकर जा सकते हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में जो है इसको किस तरीके से हाइपोथेसिस का क्वेश्चन को नैरो करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है, वो आप लोग को मैंने बताया था। अच्छा, ब्रेन स्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग। अच्छा, अब मुझे काम करना है कराची शहर में हेपेटाइटिस
के हवाले से, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ब्रेन स्टॉर्म करूंगी कि अच्छा माइंड मेकिंग, कि मुझे इस एरिया से या इतने हद तक मुझे जो है हेपेटाइटिस के पेशेंट मिलेंगे, या किस तरीके से मुझे जो है उसको एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, या मुझे कितने नंबर ऑफ सैंपल्स चाहिए, या मुझे कितने हॉस्पिटल से मुझे सैंपल्स मिल सकते हैं। वो पूरा एक मैं अपना जो है माइंड मैपिंग करके पूरा अपने सामने एक उसका जो है खाका या एक डिजाइन प्रिपेयर कर लूंगी। फिर रिसर्च नोट टेकिंग, फिर मैं जब अपना काम जब मैं, क्योंकि कुछ आपको बहुत से ज्यादातर प्रैक्टिकल वर्क्स आप जो है कर, जब हम साइंस की फील्ड में कर रहे होते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल वर्क के साथ साथ आपका जो है नोट टेकिंग भी चल रहा होता है कि रिसर्च के। फिर हम डिफरेंट इससे रिलेटेड कि हेपेटाइटिस से रिलेटेड या हेपेटाइटिस इन कराची से रिलेटेड, फिर हम डिफरेंट जो है रिसर्च पेपर्स को कंपाइल करते हैं, उसको जो है हम सर्च करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अच्छा इस तरीके से हम उसमें से जो है नोट्स को कंपाइल कर सकते हैं। फिर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइज योर रिसर्च, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अच्छा हमें जो है सर्वे बेस्ड करना है, हमें डेमोग्राफिक करना है, हमें क्वालिटेटिवाइज करना है, हमें जो है क्वांटिटेटिव करना है, किस तरीके से हमें इसकी जो है प्लानिंग या फिर ऑर्गेनाइज करना है। फिर स्ट्रक्चरिंग योर रिसर्च, मैंने कहा ना कि जैसे फिर हम उसको जो स्ट्रक्चर करते हैं कि अगर मेथोडोलॉजी आप लिख रहे हैं तो फिर हम उसमें देखेंगे कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हमें चाहिए, हमें किन किन एरिया सैंपल्स चाहिए, हम किन हॉस्पिटल से जो है सैंपल ले रहे हैं, और क्या हमारा जो ड्यूरेशन होगा, क्या हम 2023 से लेकर 2024 तक के तो पूरे दो साल का डेटा कंपाइल कर रहे हैं, या हम जो है सिर्फ वन ईयर का डेटा कर रहे हैं, या हम सिर्फ 6 मंथ्स का डेटा कर रहे हैं। ठीक है ना, इट्स अप टू योर वर्क, इट्स अप टू योर रिसर्च वर्क, कि आपकी जो है रिसर्च वर्क की जो टाइम ड्यूरेशन क्या है, आपके आपके रिसर्च वर्क की डिमांड क्या है। अब अगर एक एमफिल का थीसिस है और एक मास्टर्स का थीसिस है तो ऑब्वियसली उसमें जो है फर्क होगा, उसके नंबर ऑफ सैंपल्स में फर्क होगा, उसके काम की जो है ड्यूरेशन में फर्क होगा, उसके जो है मटेरियल्स एंड मेथड्स में फर्क होगा। ठीक है। फिर डेवलपिंग एंड सस्टेनिंग योर आर्ग्यूमेंट, फिर जो उसमें हमारा हाइपोथेसिस था फिर उसको किस तरीके से आपको डेवलप करना है, और फिर उसको उसमें सस्टेनेबिलिटी लेके आनी है, उस पे जो है मुस्तहकम रहना है, उस पे कायम रहना है अपने आर्ग्यूमेंट के ऊपर। ठीक है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर ड्राफ्टिंग एंड रीड्राफ्टिंग योर वर्क, फिर जब आप राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फिर हम उसमें जो है इसको ड्राफ्ट करते हैं, कि पहले हमने पहली बार उसको लिखा, फिर हमने जो है उसमें, ऑब्वियसली फर्स्ट ड्राफ्ट इज नॉट अ फाइनल ड्राफ्ट, ठीक है ना। फिर बहुत रेयरली इस केसेस में ऐसा होता है कि हमने पहली बार लिखा तो वो आपके जो है सुपरवाइजर को भी समझ आ गया, आपके जो मेंटोर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उनको समझ आ गया, उन्होंने गो अहेड दे दिया, ठीक है। बट उसमें नेसेसरी चेंजेस जो है लाजमी होती है। तो ये कि फिर आपको जो है उसको रीड्राफ्ट करना होता है। फिर एडिटिंग है, प्रूफ रीडिंग, ठीक है, फाइनल स्टेप बिफोर द पब्लिशिंग या और बिफोर द सबमिटिंग। ठीक है ना, फिर हम उसकी एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग करते हैं। तो दिस इज द मेन पार्ट। एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जो आपके काम को जो है एक बहुत अच्छे तरीके से जब आप वर्ल्ड वाइड उसको जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तब ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये देखें, व्हाट शुड आई डू आफ्टर हैव रिटन माय टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, इसमें ये कि जिस तरीके से जो है मैं आप ऊपर जो हमारे एक साइड में जो पिक्चर नजर आ रही है इसमें PEEL, पील, पील मीन्स क्या है कि ये एक जो है एक साइंटिफिक टर्म है, एकेडमिक टर्म जिसे हम कह लें। पील इज द पॉइंट यू वांट टू मेक इन सपोर्ट ऑफ योर टॉपिक सेंटेंस, पॉइंट, ठीक है ना, कौन से टॉपिक पर हम पॉइंट पर हमारे टॉपिक को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। ई मीन्स क्या है, प्रोवाइड सम एविडेंस टू सपोर्ट योर पॉइंट, कि हम इसमें डिफरेंट, मैंने कहा ना हम डिफरेंट अपने रिसर्च पेपर्स निकालते हैं अकॉर्डिंग टू सब, उसको जो है सपोर्ट करने के लिए, उसको जो है एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए, कि अगर हमने सपोज हमने हेपेटाइटिस पर काम किया है तो उसमें और कितने लोगों ने काम किया था उस पे, उनका जो है उनका क्या रिजल्ट रहा, उनमें जो है मेल मेल फीमेल का जो है क्या क्या रहा, उनमें जो है जोग्राफिकल रीजन्स में क्या रहा। ठीक है ना, तो उसको अपने काम को सपोर्ट करने के लिए हमें डिफरेंट पेपर्स चाहिए होते हैं। फिर मेक श्योर यू एक्सप्लेन व्हाई योर एविडेंस सपोर्ट योर पॉइंट, ठीक है ना, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं लाइक दिस, हम जो अपने डिस्कशन वाले सेक्शन में कर रहे होते हैं, कि हम बताते हैं कि भाई आपका जो है ये वाला एविडेंस किस तरीके से जो है आपके जो है जो आपका राइटिंग है उसको सपोर्ट कर रहा है। फिर यूज दिस सेंटेंस टू री योर ओरिजिनल पॉइंट एंड लिंक टू योर नेक्स्ट पॉइंट और योर नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है ना। इसमें जो है आपके पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ फिर हम उसको जो है लिंक अप कर रहे होते हैं, कि पहले हमने जो है इनिशियल पेज इस पे जो भी हमारी फाइंडिंग्स है उसको लिखा, फिर हमने जो हमारा लास्ट पैराग्राफ था, जो हमारी लास्ट जो नेक्स्ट फाइंडिंग्स थी उसको फिर हमने उससे कोरिलेट कर लिया। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब आपको इस वाले टेप इस वाले बॉक्स में जो है एक एग्जाम्पल नजर आ रही है, अब देखें
जो रेड से लिखा हुआ है वो, जो रेड फॉन्ट से लिखा हुआ है वो है आपका पॉइंट, ठीक है ना। एज नर्सेज हैव बीन एबल टू डेवलप देयर नॉलेज एंड स्किल्स फ्रॉम द वरीज, इसमें हमने जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है मेंशन किया है। फिर हमने क्या किया है, फिर इसमें हमने जो है आगे जो ग्रीन फॉन्ट से लिखा हुआ है उसमें हमने अपने जो है रेफरेंस सेट किया है। इसमें हमने इसको जो है एक एविडेंस दिया है कि अच्छा इस तरीके से जो है ये जो थे मैसन, इन्होंने 2003 में इसको जो है क्लियरली डिमोन्स्ट्रेट किया था इस पॉइंट को, ठीक है ना। तो इसको हमने यहाँ पर जो है इसको डिफाइन कर लिया। फिर जो हमने ब्लू से लिखा हुआ है, फिर हमने इसको जो है वो किया है, इसको डिफेंड किया है, अपने अपने इसको मजीद एक्सप्लेन किया है कि इट इज द चेंज फ्रॉम द हॉस्पिटल बेस्ड एजुकेटेड नर्सेज हु वर वेल ट्रेन्ड बट प्लेड अ रिलेटिवली सिग्निफिकेंट रोल इन प्लानिंग पेशेंट केयर, ठीक है ना। कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर जब वो हमारे पास पेशेंट केयर की जब वो प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जो है उनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है ना, इनसिग्निफिकेंट रोल इन, ठीक ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको हमने यहाँ ब्लू वाले में डिफाइन किया। फिर जब हम इसको ब्लैक वाले में, जब हम ब्लैक फॉन्ट में आते हैं, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन हैज देयरफॉर लीड टू द advancement of the nursing profession where nurses now have a voice in patient care plans, ठीक है। अब क्या किया है हमने, इसको जो है मजीद अपने जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था उसको हमने इसको नेक्स्ट पैराग्राफ से इसको जो है जो है लिंक कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम ये पील वाले जो है इसके जरिए हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा, जब हम प्रेजेंटेशन एंड लेआउट की बात करते हैं तो किस तरीके से हमारा फॉन्ट है, हमारे हमसे कितने फॉन्ट चाहिए। देखिए, जब हम साइनॉप्सिस लिख रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे होते हैं डिफरेंट फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं। जब हम जो है कोई डिफरेंट जो है अपनी थीसिस लिखते हैं तो उसमें डिफरेंट फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं। अक्सर औकात तो हमें फॉन्ट्स जो है गिवन होते हैं, ठीक है। मार्जिन है, इसके बाद लाइन स्पेसिंग है, पेजिनेशन है। मार्जिन के हमें जो है अपर आपका बॉटम हो गया, आपका जो है ये कहने के क्या कहना चाहिए कि अपर पार्ट हो गया, या फिर लेफ्ट राइट जो है हम कौन सा इसमें कितने हद तक मार्जिन हमें जो है इसमें इसको स्पेस देनी है। फिर आपकी लाइन स्पेसिंग आ जाती है कि आपका जो है 1.2 की लाइनिंग है, 5 की लाइनिंग है, 2 की लाइनिंग, कितने हद तक हमें जो है इसमें लाइनों के बीच में अपनी स्पेस देनी है। वो भी देखें, ये सब पांच चीजें जो है ना अक्सर का जब हम साइनॉप्सिस लिख रहे होते हैं तो हमें जो है, या फिर हम कोई पेपर लिखते हैं तो ज्यादातर जर्नल्स में जो है ऑथर्स टू इंस्ट्रक्शंस टू ऑथर में जो है ये चीज, ये तमाम पॉइंट्स मेंशन होते हैं। कितने आपको फॉन्ट रखना है, मार्जिन कितने रखने हैं, लाइन स्पेसिंग कितनी रखनी है, अब ये जो है हेडिंग का फॉन्ट क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का फॉन्ट कितना होना चाहिए, पेजिनेशन कितनी होनी चाहिए कि आपको पेज के एक वन साइड पे लिखना है, सेकंड साइड लिखना है, हाफ पेज करना है या फुल पेज करना है। ये तमाम इसमें जो है इंस्ट्रक्शन ज्यादातर हमें जो है प्रोवाइडेड होते हैं। हेडिंग्स कितनी रखनी है, सब हेडिंग की क्या फॉन्ट होने चाहिए, फिर जो मेन हेडिंग है उसका क्या फॉन्ट होना चाहिए, कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए, ये तमाम चीजें भी जो है हमें प्रोवाइड की हुई होती है ज्यादातर। लेकिन उसमें जो है अगर कहीं पर नहीं प्रोवाइड की हुई तो हमें एक स्टैंडर्ड मालूम होना चाहिए। नंबरिंग सिस्टम, ठीक है ना, नंबरिंग सिस्टम के हमें पेज में नंबर मौजूद होने चाहिए। इसके बाद जो आपका रेफरेंस मटेरियल होता है उसमें आपके पास जो है तमाम उसमें जो है नंबर्स मौजूद होने चाहिए, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स मौजूद होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट किस पेज पर है, फिर आपका इंट्रोडक्शन किस पेज पर है, आपका मटेरियल मेथड किस पेज पर है, डिस्कशन है। फिर ये तमाम चीजें जो है आपकी कौन से जो है कौन से सफ़े पर कौन सी चीजें मौजूद हैं, तो ये आपकी ये पूरा एक ये चीजें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। A major report और thesis is generally divided into 3 parts, ठीक है। मैंने कहा ना कि जो इसमें जो है प्रीलिमिनरी पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो है इसमें आपके जो है कंटेंट लिस्ट होती है, एक्नॉलेजमेंट होती है, सम एब्स्ट्रैक्ट होता है वो तमाम, फिर मेन टेक्स्ट होता है जिसमें आपके पास आपका इंट्रोडक्शन आ गया, फिर इसमें आपका इसमें जो है मटेरियल एंड मेथड्स आ गया, ये तमाम चीजें इसमें जो है मौजूद होती हैं। फिर एंड मैटर होता है। एंड मैटर में क्या होता है, उसमें आपका जो है रेफरेंसेस मौजूद होते हैं। फिर उसमें आपके जो है तमाम चीजें जो है आपका जो है कंक्लूजन होता है, जिसमें आप अपने जो है जो आपकी राइटिंग है उसको आप जो है कंक्लूड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो है लाजमी तौर पर आपकी राइटिंग में मौजूद होती है। अच्छा, हम क्यों हम जो है लिख रहे होते हैं, ज्यादातर जो है बुक रिव्यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, एसेस लिख रहे होते हैं। एकेडमिक राइटिंग कहाँ का इस्तेमाल होती है, रिसर्च रिपोर्ट बना रहे होते हैं, रिसर्च प्रपोजल बना रहे होते हैं, या फिर साइंटिफिक पेपर लिख रहे होते हैं, एकेडमिक जर्नल लिख रहे होते हैं, ठीक है। दीज और ऑल इसमें जो है हम जो है अपनी एकेडमिक राइटिंग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर हम डिफरेंट टाइप की डिसर्टेशंस कर रहे होते हैं, थीसिस कर रहे होते हैं, ठीक है।
अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग कौन कौन से इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक आपका जो है प्लान, सबसे पहले तो मैंने कहा ना कि ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर एक आउटलाइन बनाते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपका जो है इसमें क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, ये भी आप आगे स्लाइड्स में आपको बताऊंगी मैं, ठीक है। लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं, वो चाहे अरबिक में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं, इट मस्ट बी क्लियर, ठीक है ना। उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फॉर्मल टोन होनी चाहिए, टोन टोन बहुत ज्यादा हार्श नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा रफ नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जो है क्लमसी नहीं होनी चाहिए। टोन ऐसी होनी चाहिए कि जो है रीडर समझे कि हाँ बिल्कुल फेस टू फेस हम या तो उनसे जो है डिस्कशन कर रहे हैं, या बिल्कुल हमारी एकदम पोलाइट वे में जो है, इजी वे में जो है हमारी बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब कैरेक्टराइज ऑफ एकेडमिक राइटिंग, सबसे पहले मैंने आपसे बताया कि जो है प्लानिंग, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लानिंग बिफोर यू स्टार्ट द राइटिंग, ठीक है ना, कि किस तरीके से आप जो है अपनी राइटिंग की जो है प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें एनालिटिकल एंड ऑर्गेनाइज, इसको जो है पूरा होना चाहिए। आउटलाइन, अ प्रॉपर आउटलाइन इज द मस्ट ऑफ एकेडमिक राइटिंग, ठीक है ना, प्रॉपर आउटलाइन मौजूद होनी चाहिए। हेल्प यू फॉर्मुलेट योर थॉट्स, मेक यू अवेयर ऑफ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टॉपिक्स, इट विल हेल्प यू डिटरमाइन द, ठीक है ना। पूरा आपको ये जो है इसमें जितनी भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सब एक दूसरे से रिलेट होनी चाहिए, नहीं कि आप एक पैराग्राफ में बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस के बारे में, एक सेकंड पैराग्राफ में आप बात कर रहे हैं एड्स के बारे में, या फिर किसी और डिजीज के बारे में, ठीक है। इट मस्ट बी इसमें जो है एक हायरार्की होनी चाहिए, एक पूरा जो है एक कहना चाहिए कि एक ताल्लुक होना चाहिए, एक रिदम होना चाहिए के साथ साथ जो आपके जो है पैराग्राफ को जो है शो करे। Tone, a formal tone is used. Do not use slang words, jargons, abbreviations and many glitches. ठीक है ना। ऐसी टोन होनी चाहिए कि फॉर्मल टोन हो, जो बहुत ज्यादा हार्श ना हो, या बहुत ज्यादा जो है आपकी जो है रशी टोन्स ना हो, कि जो आपका रीडर है उसको लगे कि बहुत बस जबरदस्ती चीजें जो है मुसल्लत की जाए, ठीक है ना। अच्छा, लैंग्वेज मैंने कहा कि लैंग्वेज आपकी जो भी हो, चाहे आप सिंधी में लिख रहे हैं, अरबी में लिख रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, पेपर नीड्स टू बी क्लियर एंड वर्ड्स नीड टू बी चूजन फॉर देयर प्रिसिशन, ठीक है ना। बहुत ज्यादा प्रिसाइसली और बहुत ज्यादा जो है चूजी होकर जो है हमें जो है वर्ड्स का इंतखाब करना होता है, क्योंकि ऐसे वर्ड्स हम इसमें ना इस्तेमाल करें जो रीडर को ना पसंद हो, या फिर हमें, या फिर जो है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। बहुत से राइटर ऐसे भी करते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, वो समझते हैं इतना वो मुश्किल वो लिखेंगे, उनको जो है रीडर समझेगा वाओ सो जेंटलमैन, या सो इसने जो है कितने मुश्किल वर्ड इस्तेमाल किए हैं, तो ये तो बहुत पढ़ा लिखा है इंसान, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आपको जो है बहुत ही जो है क्लियर वर्ड्स उसका इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि आपका रीडर उसको बासानी समझ ले कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप बहुत ज्यादा जो है मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब आपके आपके रीडर को ही समझ नहीं आएगा, तो फिर दिस इज नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है। The point of view is the third person, as the focus of academic writing is to educate on the facts, not support an opinion, ठीक है। आपको अपने ओपिनियन को सपोर्ट नहीं करना, आपको उसमें फैक्ट्स बताना है कि अच्छा हेपेटाइटिस के मेरे पास जो है 1000 में से जो है 80% नेगेटिव मिले, बाकी मुझे जो है 20% पॉजिटिव सैंपल्स वहां से जो है मिले, दिस इज द फैक्ट, ठीक है ना। इसमें आप अपना ओपिनियन नहीं कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से तो हमें 100% मिलने चाहिए थे, या मेरे ख्याल से हमें तो जो है पूरे 1000 केसेस में जो है हमें पॉजिटिव सैंपल्स आने चाहिए था। नो, दिस इज नॉट द वे, ठीक है। हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है एज अ क्लियर मेंशन करना है, और फैक्ट्स को जो है सामने लेकर आना है। अप्रोच, ठीक है ना, डिडक्टिव रीजनिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ एकेडमिक राइटिंग, एज योर रीडर्स हैव टू फॉलो द पाथ दे ब्रॉट टू योर कंक्लूजन, ठीक है ना, कि आपका अप्रोच क्या था, कि आप किस हद तक उसको जो है आपने इसको कंक्लूड किया, ठीक है ना। ये बहुत इसमें इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं बताऊंगी किस तरीके से हमें जो है अपने राइटिंग को स्ट्रक्चर करना होता है। इंट्रोडक्शन में जो है हम चैप्टर सेक्शंस उसको जो है डिवाइड कर रहे होते हैं, हम अपने किसी भी टॉपिक को हम जो है ब्रॉड से लेके जो है नैरो तक आते हैं, ठीक है ना। डेट इन्फॉर्म द रीडर ऑफ द कंटेक्स्ट फॉर द आर्गुमेंट पोस्ट, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी एंड द प्रोसीजर यूज टू गैदर डेटा और एविडेंसेस, कि किस तरीके से आपने जो है उसको जो है डेटा को अपना पूरा, यानी कि शुरू में हम उसको पूरा एक बैकग्राउंड देंगे कि हेपेटाइटिस क्या है, किस तरीके से फैलता है, इसकी पैथोजेनेसिटी क्या है, इसका इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और फिर जो है वर्ल्ड वाइड इसका जो है रेशो क्या है, फिर एशिया में इसका रेशो क्या है, फिर पाकिस्तान में इसका रेशो क्या है, और कराची में इसको जो है किस हद तक जो है इसके हमें केसेस मिलते हैं, जो है प्रीवियस इश्यूज में या प्रीवियस ईयर में हमने इसके कितने केसेस
देखें। और फिर इस वाले अपने वर्क में हमने किस तरीके से किस मेथडोलॉजी को हमने जो है अप्लाई करके अपने जो है सैंपल्स को जो है हमने रन किए, और हमने जो है अपने जो है रिजल्ट्स को फाइंड आउट किया। ठीक है ना। प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स, जो हमारे पास ओरिजिनल फाइंडिंग्स से फैक्ट्स है उसको हमने जो है प्रेजेंट किया। फिर हमने जो है अपने फाइंडिंग्स को डिस्कस किया। दिस इज इन द डिस्कशन पार्ट, कि हमने जो है अपने फाइंडिंग्स को किस तरीके से डिस्कस किया, हमने इसके अपने फाइंडिंग्स को किस तरीके से जो है कहना चाहिए कि जो है दूसरे ऑथर्स की फाइंडिंग्स के साथ उसको जो है हमने कंपैरिजन किया कि अच्छा, अगर 2023 या 2022 में हमें इतने केसेस मिले थे हेपेटाइटिस के, 2024 में हमें इतने केसेस मिले हैं, बट तो इसका जो है रीजन ये हो सकता है, या इस तरीके से इनका जो है इनकी मेथडोलॉजी डिफरेंट थी, या इनका जो है इनकी जो है एरिया डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट था। तो इस तरीके से जो है हम अपने काम को इसमें जो है डिफाइन कर रहे होते हैं। ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम द फाइंडिंग्स, फिर हम अपने काम की जो है कंक्लूजन बताते हैं। ठीक है ना। हम ये बताते हैं कि अच्छा, हमें अगर इतने नंबर ऑफ सैंपल्स मिले हैं तो इसका रीजन क्या था, हमें जो है ज्यादातर पॉजिटिव मिले हैं तो क्यों मिले हैं, किस तरीके से हमने इसको जो है देखा कि इसमें ब्लड बॉन्ड जो है पेशेंट्स थे, तो उनको जो है कहाँ से ये जो है उनको इन्फेक्शन हुआ, उनको जो है ये किसी जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए हुआ है, बार्बर शॉप के जरिए हुआ है, किसी जो है क्लिनिक के जरिए हुआ है, या जो है पर्सनल हाइजीन की ना रखने की वजह से हुआ है, किस तरीके से उनको जो है ये डिजीज ट्रांसफर हुई। ठीक है। तो पूरा हम उसको जो है उसमें अपनी जो है कंक्लूजन में डिफाइन कर रहे होते हैं, एंड डेवलप द आर्गुमेंट। फिर हम बताते हैं कि अच्छा, ये जो है ये इस तरीके से यहाँ जो है वहां पर हमने इसको जो है कंक्लूड किया। फिर आपका पार्ट होता है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। ठीक है ना। फिर किस तरीके से हम अपने काम को जो है कंक्लूड कर रहे हैं, और फिर उसको हम जो रिकमेंड कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि हम अपने काम को जो है हमारे पास ड्यू टू सम इतनी ज़्यादा जो है वसाइल मौजूद नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा हमारे पास जो है किट्स मौजूद नहीं, अक्सर औकात हमारे पास किट्स नहीं होती है, हमारे पास जो है इतने ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद नहीं होते हैं कि उसमें ज़्यादा काम कर सके। फिर हम अब जो आगे जो आइंदा आने वाले जो रिसर्चर्स होते हैं उनको फिर हम उसको जो है रिकमेंड करते हैं कि अच्छा, अब हमने यहाँ तक काम हमने कर लिया, अब आगे जाकर इसमें जो है मजीद काम की जो है, या मजीद इम्प्रूवमेंट की, या मजीद जो है रिसर्च की जो है इससे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन नाउ अप्लाई फॉर दिस रिसर्च। ठीक है ना। तो ये अक्सर औकात आपने देखा होगा पेपर्स में जो है ये रिकमेंडेशन दी हुई होती है। स्ट्रक्चर द मेन टेक्स्ट। अब चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन हो गया, किस तरीके से हमें जो है चैप्टर 1 चैप्टर 2 करना है। ठीक है ना। चैप्टर 2 आपका होता है बैकग्राउंड एंड लिटरेचर रिव्यू। चैप्टर 3 रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी। चैप्टर 4 डेटा एनालिसिस रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। चैप्टर 5 है आपका कंक्लूजन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्ट्रक्चर द मेन टेक्स्ट। अब कीप इन माइंड द असाइनमेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना। अब कीप इन, अच्छा, अब किस तरीके से हम इसको जो है वहां पर जो है अपना जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे हेपेटाइटिस पे काम कर रहे हैं, एनी क्वेश्चन यू नीड टू आंसर इन ऑर्डर टू आंसर द असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। किस तरीके से हमें अपने जो है वहां पर उस क्वेश्चंस को हमें जो है आंसर करना है, और पूरा उसको जो है कंप्लीटली जो है अपने पूरे हाइपोथेसिस को जो है कंप्लीट करना है। ठीक है। डू नॉट राइट डाउन ऑल यू नो अबाउट। ठीक है ना। नहीं, ठीक है ना। इसको हमें जो है वहां पर जो है पूरा अपना जो है कंप्लीट जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वहां पर जो है मेंशन करना है। ठीक है। और अच्छा, ऑर्गेनाइज द ऐसे डिसर्टेशन सो दैट द आर्गुमेंट अनफोल्ड्स इन अ क्लियरली स्टेटेड डिटेल लॉजिकल लीनियर प्रोग्रेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज। ठीक है। पूरा इस तरीके से जो है जिसमें एक लॉजिकल पॉइंट होना चाहिए, डिटेल बात होनी चाहिए, और क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ होनी चाहिए। नॉट एनी एम्बिग्विटी, या बहुत ज्यादा जो है मुबहिम अल्फाज में जो है बात नहीं करनी चाहिए, वरना जो आपका रीडर है जब वो बात को जो है नहीं उसके समझ में नहीं आएगा कि ये इसमें जो है रिसर्च क्या होगी। जब तक आप एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू अपना मेंशन नहीं करेंगे, तब तक वो पूरी रिसर्च जो है क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू लेकर जो है सामने नहीं नहीं आती। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में प्रेजेंट द थीसिस हाइपोथेसिस और क्वेश्चन दैट यू विल ट्राई टू डिफेंड, प्रूव और डिसअप्रूव और आंसर। ठीक है ना। किस तरीके से हमें इसमें जो है उसका आंसर करना है, और आपका हाइपोथेसिस क्या है उसको आप जो है प्रूव कर रहे हैं या डिसअप्रूव कर रहे हैं, वो तमाम चीजें इसमें जो है मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, द एकेडमिक राइटिंग इंट्रोडक्शन और ओपनिंग हैज 4 पर्पसेस। जब आप अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं तो इसमें ये 4 चीजें जो है आप हम इसका जो बेसिक पर्पस होता है वही होता है।
टू इंट्रोड्यूस ऑफ द टॉपिक ऑफ द एसिड रेसिस्टेशन, जो आपका टॉपिक है, मैंने कहा ना हम जो है ब्रॉड वे से शुरू करते हैं। जैसे हमने बताया हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसकी पैथोजेनिसिटी क्या है, किस तरीके से इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से ये जो है ये लोगों को जो है मुतासिर कर रहा होता है, और फिर ये कितने जो है कितने हद तक जो है पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी जो है परसेंटेज क्या है, लोगों को किस तरीके से जो है हेपेटाइटिस की जो है बीमारियां हो रही होती है, हेपेटाइटिस A B C D E, तमाम इसमें हम जो है इसको शॉर्ट शॉर्ट करके डिफाइन करेंगे कि ठीक है ना, इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने टॉपिक। फिर हम क्या करेंगे, टू इंडिकेट द कंटेक्स्ट ऑफ द कन्वर्सेशन थ्रू बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, हमने पूरी इसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दी है हेपेटाइटिस के हवाले से। फिर टू गिव सम इंडिकेशन ऑफ द ओवरऑल प्लान ऑफ द ऐसे, फिर हम उसको बताएंगे कि अच्छा ये हमारा जो आपका जो अपना हाइपोथेसिस है, जो आपका जो अपना क्वेश्चन है, उसको किस तरीके से हम उससे जो है कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, टू कैच द रीडर्स अटेंशन यूजुअली बाय कन्विंसिंग द रीडर्स ऑफ इट्स रिलेवेंस। ठीक है ना, तो जो ताकि आपका रीडर जो है उसको अच्छे तरीके से जो है वो फुल अटेंशन के साथ रीड कर सके। अच्छा, तो मैंने कहा कि जो हम अपने इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, इट बिगिंस विद ब्रॉड स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, पहले हम उसको वर्ल्ड वाइड पूरा डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि हेपेटाइटिस क्या है, किस तरीके से हम उसको जो है बयान करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फिर हम उसको जो है जस्ट बिकम मोर एंड मोर स्पेसिफिक एट द राइटर नैरो द स्कोप ऑफ द टॉपिक। फिर हम अपने जो हमारा असल टॉपिक है कि कराची में हमें जो है 1000 नंबर ऑफ सैंपल्स में हमें हेपेटाइटिस के जो है पेशेंट्स को जो है डिटरमाइन करना है, या उसको जो है हमें एग्जैक्ट ऑब्जर्व करना है, देखना है। ठीक है ना, तो हम यानी कि वर्ल्ड वाइड होते होते हम जो है अपने जो है नैरो टॉपिक की तरफ। टॉपिक इज नैरो टू अ पॉइंट दैट कैन बी हैंडल इन एन एसे। ठीक है ना, देखिए ये एक ट्रिक होती है कि जैसे अगर हम वर्ल्ड वाइड की तरफ बात करें, हम बहुत ही ज्यादा जो है ब्रॉड वे में इसको जो है लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए उसको जो है हमें कंसाइज करना, उसको हैंडल करना, इट कुड बी मोर डिफिकल्ट। ठीक है ना, तो उसको जो है हम मजीद अपने लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करते हुए उसको हम जो है ऐसा नैरो कर रहे होते हैं कि हम सिर्फ अपनी टू द पॉइंट उसको जो है डिस्कस करें। ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन में जो है मैंने आपको बताया ये तमाम चीजें कर रहे होते हैं। फिर हम चैप्टर 2 पे आते हैं, बैकग्राउंड एंड लिटरेचर रिव्यू। इंट्रोडक्शन, व्हाट डज चैप्टर 2 कंसिस्ट ऑफ, व्हाट इट इज यूनिफाइड पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है ना, किस तरीके से हम जो है अपना जो है लिटरेचर रिव्यू देते हैं कि जो है जो प्रीवियस वर्क जो इस पे हुआ है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू में डिफरेंट जो है हम हेपेटाइटिस से मुतालिक पेपर्स निकाल निकाल सर्च करते हैं, निकालते हैं। फिर उसमें हम देखते हैं कि अच्छा इसमें जो है इस तरीके से काम हुआ है, फिर हम थोड़ा सा जो है लिटरेचर रिव्यूज में जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स होती हैं किस तरीके से, जैसे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस में हम जो है नोजोकोमियल इन्फेक्शन है उसकी डेफिनेशन दे रहे होते हैं, ब्लड बॉर्न डिजीज है, बहुत सारी ऐसी हम उसमें जो है डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो हमारे रीडर्स के लिए इतनी ज्यादा जो है इजी टू गो नहीं होती। ठीक है ना, तो हम उसको जो है डिफाइन कर देते हैं डेफिनेशंस को। फिर हम जो है कंक्लूजन बेस्ड ऑन चैप्टर 2 के, अच्छा फिर हम उसको जो है लास्ट ही थोड़ा सा कंक्लूड कर रहे होते हैं। ठीक है, एम क्या होता है जो चैप्टर 2 लिखने का, या फिर जो लिटरेचर रिव्यू, रिवील द करंट स्टेट ऑफ नॉलेज, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक। ठीक है ना, हम बताते हैं कि अच्छा जो करंट स्टेट ऑफ नॉलेज है कि अच्छा ये इसके ऊपर जो है दुनिया भर में ये इस हद तक काम हुआ है, ये काम हुआ है। ठीक है ना, तो ये हम उनको जो है वहां पर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। Make sure that the literature review is relevant. Do not write down all of you know about. ठीक है, ये नहीं करना हमें कि हम जो है रीडर पर छोड़ देंगे जैसे कि आप जानते हैं, रीडर कुछ नहीं जानता, जो आप बताएंगे वो जानेगा। ठीक है ना, तो ये कि जो हम वहाँ पर जो है अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, इट शुड कुड बी रिलेवेंट। ठीक है ना, हेपेटाइटिस की बात हो रही है तो हेपेटाइटिस पर ही बात होनी चाहिए, हमें उसमें एड्स के ऊपर या किसी और टॉपिक के ऊपर बात नहीं करनी है। ठीक है, और अपनी बात को वहां पर एक्सप्लेन करना है, ये नहीं छोड़ देना कि जो है एज यू नो। ठीक है, डेट द डिस्कशन ऑफ द लिटरेचर इज नॉट टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा जो है वो ना ही लेंदी होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा नैरो होना चाहिए, इट कुड बी जो है ये ब्रीफ सा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करते हैं चैप्टर 3 जिसमें रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी है इसमें। अच्छा, मेथोडोलॉजी में हम जो है अपना जब हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करते हैं, व्हाट डज चैप्टर 3 कंसिस्ट ऑफ। ठीक है ना, यानी कि जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा कलेक्शन, स्टेप्स यू टुक मेथोडोलॉजी के हमने किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया, हमने 1000 के करीब डेटा लिया, हमने जो है 2023 से स्टार्ट किया, 2024 के दिसंबर तक हमने जो है डेटा कलेक्ट किया। फिर हमने जो है कितने नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स में हम गए, एरिया डिस्ट्रिक्ट किस तरह से हमने जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, किस तरीके से हमने जो है जेंडर वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, या हमने जो है सीजनल वाइज किया,
जो आपके काम की जो है नौयत है उसके मुताबिक आपको जो है मेथोडोलॉजी अपनी जो है डिजाइन करनी होती है। फिर डेटा एनालिसिस, किस तरीके से आपने जो है अपने डेटा को एनालिसिस किया, कौन से इसमें जो है स्टेटिस्टिकल आपने जो है इसमें इसमें जो है स्टेटिस्टिक्स इस्तेमाल किए, किस हद तक आपने जो है उसको जो है टेबुलेशन में किया है, जो आपका जो है कितने पी वैल्यू में किया, कौन सा आपने उसमें जो है डेटा जो है एनालिसिस का जो है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, वो सब इसमें जो है मेथोडोलॉजी में हम मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, कंक्लूजन बेस्ड ऑन चैप्टर 3, फिर हम जब चैप्टर 3 में करते हैं कि इसका जो है रिजल्ट में आपके पास क्या चीज मेंशन, ठीक है। Make sure the methodology addresses the procedure for the collection of your data and the one of your analysis। ठीक है ना, किस तरीके से आपने जो है अपना जो है पूरा प्रोसीजर किया, कलेक्शन का किया, फिर तमाम चीजें उसमें आपने जो एनालिसिस की, वो तमाम चीजें इसमें जो है मेंशन करने की जो है रिक्वायरमेंट होती है। That you section the analysis so that the argument unfolds in a clearly stated detailed logical progression। ठीक है, फिर हम उसमें बताएंगे कि अच्छा पूरा इसमें जो है पूरा क्लियर होना चाहिए कि अच्छा इतने नंबर ऑफ सैंपल्स लिए थे, इतने जो है हमारा टाइम ड्यूरेशन कितना था, हमारे कहाँ से सैंपल्स लिए थे, हम कौन कौन से हॉस्पिटल से हमने सैंपल लिए थे, प्राइमरी केयर से सैंपल लिए थे, सेकेंडरी केयर टर्शरी केयर हॉस्पिटल सैंपल लिए थे, ठीक है ना, कितने हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स थे, ये तमाम चीजें हम उसमें जो है मेंशन करेंगे। डेट रिव्यू द डेटा ऑब्जेक्टिवली, ठीक है ना, कि आपका डेटा का ऑब्जेक्टिव क्या था। डोंट इग्नोर डेटा दैट डिसअप्रूव्स द हाइपोथेसिस और क्लेम, ठीक है ना, इसमें अच्छा अपने इसमें जो है हम वो डेटा जो है, डोंट इग्नोर डेटा दैट डिसअप्रूव्स द हाइपोथेसिस और क्लेम, ठीक है ना, जो आपका डेटा जो है हम उसमें देखें, बहुत से लोग जो है ना ये समझ रहे होते हैं कि जब हम जो आपका डेटा है उसमें जो है हम जो है अ, बहुत सारे इसमें जो है हम जो अपना हाइपोथेसिस जो हम क्लेम कर रहे होते हैं, ठीक है, या तो उसमें जो है अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे पास नेगेटिव जो है रिजल्ट्स भी शो हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें जो है जो आपका जो है रिजल्ट है उसको हम एज इट इज वहां पर हमें जो है मेंशन करना होता है। ठीक है, चैप्टर 4 डेटा एनालिसिस रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। द रिजल्ट सेक्शन मस्ट नॉट ओनली press the result, it must make the results meaningful for the reader। ठीक है ना, हमें ये नहीं कि अच्छा हम सिर्फ लिख दें कि अच्छा हमें जो है 40% हमने मेल में देखा, हमने 60% फीमेल में देखा, फिर हमने जो है इतने जो है हमें जो है इन एरिया से मिले, तो बट वाई, ठीक है ना, इसका कोई ना कोई तो जो है वहां पर रीजन मौजूद होगा। ठीक है ना, यहाँ पर वहां पर या तो बहुत ज्यादा उनमें जो है या तो पर्सनल हाइजीन की वजह से, या फिर जो है डिफरेंट शॉप्स की वजह से, या डिफरेंट जो हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस की, उनमें से किसी को भी जो है फॉलो करने की वजह से जो है इनमें जो है ज्यादा केसेस हमारे पास सामने है। ठीक है, तो कोई ना कोई हमें उसको जो है एविडेंस से अपनी बात को जो है प्रूव करना। The discussion should not simply provide more detail about the results, it should interpret and explain the result। ठीक है ना, हमें जो है वहां पर जो है अपने जो है तमाम जो है रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द रिजल्ट एंड डिस्कशन, किस तरीके से हमने जो है अपने रिजल्ट्स को ऑर्गेनाइज किया, हमने कौन सा, मैंने कहा ना कि हमने कौन सा उसमें जो है स्टैटिस्टिक्स का फैक्टर लगाया, कौन सा पी वैल्यू लगाया, किस तरीके से उसमें जो है हमने इसको जो है कैलकुलेट किया, वो चीजें वहां पर मेंशन करनी होती है। फिर हम आते हैं चैप्टर 5 कंक्लूजन। ठीक है ना, टू व्हाट एक्सटेंड हैव द एम्स ऑफ द स्टडी बीन अचीव, किस तरीके से हमने जो है अपनी स्टडी को जो है अचीव किया, तो ये इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना, अब हम जब अपने काम को जो है जब हम कंक्लूड कर रहे होते हैं, तो आपके काम का मकसद क्या था, एम क्या था, वो हमें वहां पर मेंशन करना होता है। ठीक है, इसके अलावा हाउ हैज योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च हेल्प आंसर द रिसर्च क्वेश्चंस यू हैड इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट में जो हमने चीजें वहां पर मेंशन की थी, वो आप पे जो है आपके आपके कंक्लूजन को किस हद तक जो है सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और फिर चैप्टर 2 कौन सा था हमारा, जो था वो मेथोडोलॉजी वाला। चैप्टर 3 हमारा जो है चैप्टर 2 हमारा था वो रिव्यू आर्टिकल्स। ठीक है ना, जिसमें हमने जो है अपने जो है आर्टिकल्स को जो है रिव्यू किया था, उसको हमने किस तरीके से वहां पर जो है देखा। और चैप्टर 3 हमारा था मेथोडोलॉजी। ठीक है ना, तो उसको हम अपने पूरे वहां पर जो है सपोर्ट करेंगे अपने हाइपोथेसिस को जो है कंप्लीट करने के लिए। हैव योर थीसिस बीन प्रूव, डिसअप्रूव, पार्शियली प्रूव। ठीक है ना, लाजमी नहीं है कि जो काम आपने किया है वो काम जो है बहुत जो है सक्सेसफुल रहा हो, या उसमें जो है आपको बहुत ज्यादा जो है पजीराई मिले, या बहुत ज्यादा जो है आपके पास उसमें जो है मे बी जो आपका जो है रीडर हो, जो आपके सुपरवाइजर्स हो, उनको लगे कि हाँ चले ये जो आपने इसमें जो वर्क किया है वो इतना ज्यादा जो है
इसमें आपके पास रिजल्ट्स उस तरीके के नहीं मिले। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क। ठीक है, हैज योर कि आपका जो है ये प्रूव डिसअप्रूव पार्शली। ठीक है, अच्छा, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस। ठीक है ना, अब किस तरीके से इसका जो है, इसकी जो है इम्प्लीकेशन क्या है, किस तरीके से आप इसको जो है इम्प्लीकेंट करने जा रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिड द स्टडी रेज एनी फर्दर क्वेश्चन, जो आपने स्टडी की है क्या वो जो है किसी ऐसे फर्दर क्वेश्चंस को जो है रेज कर रही है कि जो आगे जाकर फर्दर इस पे जो है हम मजीद काम कर सकते हैं। एनी रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च, क्या हम जो है अपने फ्यूचर रिसर्च को जो है मजीद जो है अपने आगे आने वाले जो हमारे जो जूनियर्स हैं, जो आगे आने वाले साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, क्या उनको हम ये बात कन्वे कर रहे हैं कि वो आगे जो है फर्दर इस टॉपिक पर जो है अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड रिकमेंडेशंस। ठीक है, कंक्लूजन शुड बी जो है आपका जो है रिमाइंड द रीडर ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ योर आर्गुमेंट, कि जो आपका जो इसको ज्यादा घुमाना पड़ा नहीं चाहिए कि अच्छा ये इस तरीके से होगा, ये उस तरीके से होगा। ठीक है ना, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है। ठीक है, बी क्लियर, बी लॉजिकल एंड बी क्रिएटिव। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियरली बात करनी है, उसको ज्यादा जो है घुमा घुमा फिरा कर या डिफरेंट पहलुओं से नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको अब इस पॉइंट पर एंडिंग पॉइंट में लाके ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे तो आपके रीडर के लिए समझना मुश्किल होगा। बी लॉजिकल, ठीक है ना, लॉजिक वाली बात एंड में करें कि जो है कि जो हाँ जो चीजें जो है समझ में आने वाली। बी क्रिएटिबल, ठीक है ना, अपनी जो है ये नहीं कि हम जो है अपने हाइपोथेसिस को जो है करने के लिए कुछ ऐसी बात करें कि जो हमारी क्रेडिबिलिटी को या जो हमारी जो पूरा वर्क है उसको जो है ढूंढ कर दे। ठीक है, A good conclusion demonstrate an answer of the limitations। ठीक है ना, कि आपकी limitations क्या थी। मैंने कहा ना, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो बहुत सारे हमारे पास जो है हमारे पास limitations होती हैं, कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है, फंडिंग की कमी होती है, या हमारे पास टाइम की कमी होती है। अक्सर औकात जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास इतना टाइम पीरियड नहीं नहीं जो है दिया हुआ होता कि वो बहुत ज्यादा उसमें जो है काम कर सके, तो उसमें लिमिटेशंस को मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है। इम्प्लीकेशंस को जो है, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उसको जो है किस तरीके से उसकी इम्प्लीकेशंस है उसको डिस्कस करना जरूरी होता है। ऑफर सजेस्टिंग फॉर फ्यूचर्स डेवलपमेंट्स। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा इसमें जो है इम्पोर्टेंट होता है। एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, फाइनल सेंटेंस शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। ठीक है ना, फाइनल सेंटेंस शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, कि उसमें कोई ऐसी बात हो कि जो आपको कि जो कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट दे। ठीक है ना, कि आपका जो है कोई नेगेटिव आप ऐसी कोई बात कर जाए कि जो आपके जो है तमाम तमाम रिसर्च को जो है जो कोई अच्छा आपका जो है इम्पैक्ट उस पर ना आए रीडर पे। ठीक है ना, तो शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। अच्छा, अब हम जब राइटिंग कर रहे होते हैं तो हम जब चाहे हम इंट्रोडक्शन की बात करें, डिस्कशन की बात करें, तो उसमें हम पैराग्राफ में राइटिंग करते हैं, पैराग्राफ टू पैराग्राफ हम लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, पैराग्राफ्स इज एसेस आर डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स इन अ मीनिंगफुल वे। ठीक है, व्हाट इज अ पैराग्राफ? सीरीज ऑफ सेंटेंसेस रिलेटेड टू ईच अदर इन अ मीनिंगफुल वे। ठीक है, यानी कि मैं फर्स्ट पैराग्राफ में बात कर रही हूँ हेपेटाइटिस की, सेकंड पैराग्राफ में मैं आ गई एड्स पे, थर्ड पैराग्राफ में मैं आ गई कैंसर। ठीक है, दिस इज नॉट द वे। ठीक है ना, हमें जो है हम जिस इन पे जो हमारा टॉपिक है उसी पे हमें तमाम अपने पैराग्राफ्स को जो है हाँ बीच में हम एज अ रेफरेंस, या अगर हम बीच में जो है डिफरेंट कम्युनिकेबल डिजीज की बात कर रहे हैं, डिफरेंट कोमॉर्बिडिटी की बात कर रहे हैं, तो हम उसमें जो है डिफरेंट डिजीजेस को ऐड कर सकते हैं। बट हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हमारा मेन फोकस है, वो हमारा एक ही टॉपिक को जो है होना चाहिए। ठीक है, कोहेरेंट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन, मिडल एंड ठीक है ना, चीजों में तरतीब होनी चाहिए। एक उसमें जो है एक मैनेजेबल होना चाहिए, एक उसमें जो है एक ऐसी तरतीब होनी चाहिए कि हाँ लगे कि जो है जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो इंट्रो में ही है, फिर मिडिल में आप अपना, ऐसा ना हो कि एंड आपने जो है जो आपका जो है रिजल्ट था वो सबसे पहले दे दिया, फिर आप आए बैकग्राउंड पे, फिर मेथोडोलॉजी पे। नो, ठीक है ना, शुरू से बिल्कुल उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना। ठीक है, कॉमन थीम होनी चाहिए। मैंने कहा कि जो है शुरू से इसको जो है एक मीनिंगफुल वे में जो है आपस में कोरिलेट आना चाहिए। एवरी सेंटेंस इन अ पैराग्राफ डेवलप्स वन टॉपिक और आइडिया। ठीक है, कि कोई नई बात हो, यानी कि रिपीटिशन ना हो उसमें, ना कि एक ही बात को आप बार बार जो है रिपीट करे जा रहे हैं। एंड ईच पैराग्राफ इज एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे, likewise develops a line of argument that supports the thesis statement। ठीक है ना, जो आपके thesis statement को जो है सपोर्ट करे। पैराग्राफ स्ट्रक्चर में जो है यूनिटी होनी चाहिए, पैराग्राफ शुड बी यूनिफाइड।
Unity means that only one main idea is discussed in a paragraph. The main idea is stated in the topic sentence. ठीक है ना, जिस आइडिया से आपने अपना पैराग्राफ शुरू किया है उसी में ही वहां पर उसको जो है कंक्लूड करना होता है। जो है कोहेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि जो है जो आपने पैराग्राफ जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका जो है शुरू से लेकर यानी कि बैकग्राउंड पहले हो, फिर उसके बाद आप डिफरेंट फिर मेथोडोलॉजी पे आए, फिर रिजल्ट्स पे आए, फिर जो है कंक्लूजन पे आए। इस तरीके से एक जो है कोहेरेंस होनी चाहिए। मीन्स दैट योर पैराग्राफ इज इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड बिकॉज योर सपोर्टिंग सेंटेंस आर इन सम काइंड ऑफ लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है ना, मैंने कहा ना कि उसमें इसको एक ऑर्डर में होना चाहिए। अच्छा, ये कुछ टर्म्स है, ठीक है ना, वर्ड यूज इन असाइनमेंट टाइटल्स। अक्सर औकात हमें जो असाइनमेंट्स मिलते हैं तो हम इसमें ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिस्कस। जब हम देखते हैं कि डिस्कस दिस, यानी कि अगर हम कहें कि जो है डिस्कस द जूनोटिक इन्फेक्शन, ठीक है ना, तो अब हम उसको किस तरीके से लेंगे। इन्वेस्टिगेट, एग्जाम्पल बाय आर्गुमेंट, सिफ्ट एंड डिबेट, गिव रीजन फॉर एंड अगेंस्ट। ठीक है ना, अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे मैन टू मैन डिस्कशन होती है। क्या उसमें जो है डिफरेंट इसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या एग्जामिन कर रहे हैं बाय आर्गुमेंट के जरिए, कि अच्छा इसमें ये बात हो भी सकती थी, ये बात नहीं नहीं भी हो सकती थी, इसके इस तरीके से हम इसको जो है डिस्कशन कर रहे हैं। बट जब हम किसी चीज को एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो इसमें जो है डिस्टिंग्विश, एग्जामिन क्लोजली द स्टेटमेंट ऑफ दिस इशू, तो हम उसको तज्जिया करते हैं। हम उसको जो है बिल्कुल जो है रूट से जो है हम उस चीज को लेकर आते हैं। फिर कहते हैं अच्छा इसमें ये चीज की जो है हम इसमें जो है ये चीज देख रहे हैं, फिर हम इसमें ये चीज देख रहे हैं, यानी कि बिल्कुल एक डीप थिंकिंग के साथ हम उसको जो है एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमें जब कहा जाता है कि जो है किसी भी टॉपिक को जो है क्रिटिकली आप बताएं, कि यानी क्रिटिसाइज करना, तो क्रिटिसाइज मीन्स गिव योर जजमेंट अबाउट द मेरिट ऑफ थ्योरीज, ओपिनियंस एंड बैक अप योर जजमेंट। ठीक है ना, बाय डिस्कशन ऑफ द एविडेंस, रीजनिंग इन्वॉल्व। ठीक है ना, फिर हम उसको जो है क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि अच्छा इसमें ये बात हुई है तो इसमें ये चीज हो सकती थी, या इसमें ये चीज गलत है। ठीक है ना, तो एक हम उसको जो है क्रिटिकल व्यू से हम उसको जो है मेंशन कर रहे होते हैं, या फिर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, या एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, इवेलुएट क्रिटिकली इवेलुएट करना क्या है, थॉटफुल, थोरो एंड बैलेंस अप्रेजल। ठीक है ना, असेसिंग बोथ स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस। हमने इसको जो है पहले हम इसको जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब हम जो है इसको जो है क्रिटिकली इवेलुएट कर रहे हैं कि अच्छा इसमें ये बात है, इस पैराग्राफ में या इस ऐसे में जो है ये चीज दी हुई है, तो इसमें ये जो है इसकी स्ट्रेंथ ये है, ठीक है ना, या इसकी लिमिटेशंस ये है। तो हम पूरा इसको जो है एक वो पूरा इसको जो है इवेलुएट करते हैं। ठीक है, असेस, एस्टिमेट द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंट ऑफ दिस इशू, कि इसकी जो है इसको असेस करना ये होता है कि हम उस इशू को या उस टॉपिक को हम एस्टिमेट कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि अच्छा इसकी वैल्यू या इम्पोर्टेंस कितनी है, कि हम इसके ऊपर जो है मजीद अपने जो है रीडर्स के हवाले से या मजीद इस पर हम जो है काम कर सकते हैं। डिफाइन, सेट ऑन द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ दिस इशू, डिफाइन द जूनोटिक इन्फेक्शन। ठीक है ना, डिफाइन द एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। ठीक है ना, जो भी हम जो है चीजों को अपनी जो है कुछ शॉर्टली डिफाइन कर रहे हैं। आइडेंटिफाई, एस्टेब्लिश क्लियर द नेचर ऑफ लिस्ट विद एग्जाम। ठीक है ना, अब आइडेंटिफाई मीन्स करना क्या होता है कि किसी भी चीज को हम जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम जो है इसको जो है एस्टेब्लिश क्लियर द नेचर ऑफ लिस्ट विद एग्जाम्पल। फिर हम जब बात करते हैं एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द सेंटेंस या एक्सप्लेन द दिस, एक्सप्लेन दिस ऐसे, तो मेक प्लान, इंटरप्रेट, अकाउंट फॉर गिव रीजंस फॉर। ठीक है ना, तो हम उसको थोरोली एक्सप्लेन करते हैं फिर कि अच्छा ये चीज इसमें जो है इस तरीके से मेंशन होती है। इस तरीके से हम जब किसी भी चीज को एग्जामिन करते हैं तो नीड द reveal the events that lead to a particular set of circumstances of the validity of the reasoning। ठीक है ना, फिर हम उसको जो है थोड़ी एग्जामिन करते हैं, थोड़ा उसको हम पूरा जो है उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसको हम जो है खंगालते हैं कि अच्छा इसमें इस तरीके से काम हुआ है, इसका ये इसमें जो है ये वाली बात इस तरीके से कही हुई है। पूरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है क्लियरली तौर पर हम जो है एज जिससे ऐसे एग्जामिनर होते हैं ना, एक एक चीज को जो है क्वेश्चंस करते हैं, एक एक चीज के बारे में सवाल पूछते हैं, इस तरीके से हमें इसको जो है थोड़ी एग्जामिन करना होता है। आउटलाइन, ओनली अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। आउटलाइन में सिर्फ उसको जो है हम सिर्फ खाका बयान करते हैं, सिर्फ आउटलाइन उसको हम सिर्फ टच करते हैं। यूजुअली देयर आर फॉलो अप पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, टू व्हाट एक्सटेंट मीन्स के जो इसमें आपने जो टू इम्प्लाई देयर इज नो डेफिनेटिव आंसर टू द क्वेश्चन पोस्ट।
प्रेजेंट बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट एंड एक्सरसाइज जजमेंट, ठीक है ना। फिर हम इसमें जो है जो वो ऐसे है या जो भी आर्टिकल है उसको किस एक्सटेंट पे हम जो है अपनी जो है जजमेंट कायम कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरा वहां पर उसको फिर हम उस तरीके से जो है उसको मेंशन करते हैं। अच्छा, जब आप किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं तो यूजुअली मोर देन अ मेयर डिस्क्रिप्शन इज एक्सपेक्टेड, इंस्टेड अ क्रिटिकली रिव्यू और सम पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ इवेंट इज यूजुअली, ठीक है। तो हम किस तरीके से जो है उसको जो है डिस्क्राइब मीन्स के पूरा उसमें जो है तफसीली बयान, ठीक है। किसी भी ऐसे का जो है जब हम कहते हैं ना कि हम किसी भी चीज पे ऐसे लिख रहे हैं तो उसको हम जो है पूरा एक तफसीली उसका जो है खाका या तफसीली बयान करते हैं। डिस्टिंग्विश जब हम बात करते हैं तो नीड टू शो दैट दे अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सपोज अगर मैं बोलूँ कि जो है जूनोटिक, हमें डिस्टिंग्विश बिटवीन जूनोटिक एंड एयरबॉर्न इन्फेक्शंस, ठीक है। तो हम जो है जूनोटिक को अलग हम डिस्टिंग्विश कर रहे होंगे, दिस एनिमल बॉर्न diseases called zoonotic infection, or diseases spread from the air, this is called airborne transmission, ठीक है ना। तो ये आपका ये जो है हम इसको इन दो चीजों को हम जो है बीच में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक स्टाइल्स, ठीक है ना। अब इसमें आपके पास जो है तीन बातें इंपॉर्टेंट होती, थिंक अबाउट इट, टॉक अबाउट इट एंड राइट अबाउट इट। हम पहले जब मैंने कहा ना, शुरू में ही मैंने कहा था, सबसे पहले हम उसको जो है इवेलुएट करते हैं, हम पूरा उसके एक जो है अपने जहन में एक आइडिया, एक ब्रेन स्टॉर्म करते हैं कि अच्छा इस तरीके से हमें करना है। फिर टॉक अबाउट इट कि हम उसके बारे में जो है सोचते हैं, उसके बारे में हम जो है डिफरेंट पेपर्स निकालते हैं, पेपर सर्च करते हैं, उसके बारे में एक पूरा एक, एक खाका डिजाइन करते हैं, फिर हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, थिंक, टॉक एंड राइट, ठीक है। Accuracy, all the information you provide must accurately reflect the content of your source material. जो भी आपने सोर्स प्रोवाइड किया है उसको एक्यूरेट होना चाहिए 100%, ठीक है ना। वो डिफरेंट हमारे पास वेबसाइट्स पर बहुत सारी ऐसी जो है अनएक्यूरेट या जो है ऐसी फेक वेबसाइट्स भी मौजूद होती हैं जो हमें जो है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, जिसके लिए हम डिफरेंट ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे जाके ऑथेंटिक रिसर्च है उसको हम सर्च करना इंपॉर्टेंट होता है। ब्रीविटी, कीप इट ब्रीफ, इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल विद इन योर वर्ड काउंट, मींस देयर इज नो रूम ऑफ गो ऑफ टॉपिक, ठीक है ना। कीप इन ब्रीफ, बहुत ज्यादा जो है लेंदी नहीं करना होता अपने टॉपिक को, टू द पॉइंट बात करें, ठीक है ना। इतनी ज्यादा जो है उसको ना तवील करें, ना उसको जो है लेंदी करें कि आपका रीडर बोर हो जाए, ठीक है ना। वो देखेगा कि अच्छा ये टू द पॉइंट बात की हुई है तो चलो बात समझ आ रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा वर्डी या बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्ट जो है वर्ड्स जो है कभी भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं रीडर्स के लिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, मेक श्योर द कंटेंट ऑफ योर राइटिंग इज इजी टू रीडर, आपका रीडर उसको इजीली पढ़ सके, ठीक है ना। सक्सेसफुल एकेडमिक राइटर्स, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रीड, राइट और लर्न। जब तक हम रीड नहीं करते हैं तब तक हम राइट नहीं कर सकते हैं, और जब हम राइट करते हैं तब हम लर्न करते हैं। टेक नोटिस ऑफ राइटिंग स्टाइल्स एंड कन्वेंशंस, बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटर यू एंजॉय रीडिंग। जब तक आप रीडर अच्छे रीडर नहीं है तब तक आप एक अच्छे राइटर नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो आपको जो है अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा पढ़ने के लिए जो आपका टॉपिक है उसके मुताबिक आपको डिफरेंट जो है रिसर्च पढ़नी पड़ेगी। अगर आप सपोज अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। आप उसके बारे में जब तक खुद क्लियर नहीं होंगे आप कैसे अपने रीडर को एक क्लियर थॉट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है एक कंप्लीट जो है थॉट प्रोवाइड करने के लिए यू मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। और आप कब क्लियर होंगे? जब आप रीड करेंगे, जब आप पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे लिखने से पहले, बिफोर स्टार्ट द राइटिंग। Write, read your work critically. Identify what you need to change to improve fluency, edit and rewrite. ठीक है ना? Read your work critically, हम जो है जो कुछ हमने लिखा है उसको जो है हमें जब हम राइट कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो मैंने अभी शुरू में कहा था कि हम कभी कभार ऐसा होता है कि हम जब लिखते हैं तो हमारा लिखा हुआ जो है हम जब उसको नेक्स्ट डे पढ़ते हैं ना तो हमें वो इतना मजे का नहीं लगता, हम कहते हैं अच्छा इससे मजीद इंप्रूवमेंट हो जाए, हमेशा होती है,
ठीक है ना। आप अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं। कभी आपने आपने कभी कोई आर्टिकल लिखा हो तो उसको, अगर पिछले साल लिखा होगा तो इस साल उसको जो है जरा रीड करने की जो है कोशिश करें। आप कहेंगे कि ये तो मैंने जो है जबरदस्त लिखा हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जो है आराम से पढ़ कर सकते हैं। रीड योर वर्क क्रिटिकली, आइडेंटिफाई व्हाट यू नीड। ठीक है ना। फिर अगर कोई चीज उसमें जो है समझ नहीं आ रही तो उसको रीराइट करें। लर्न, ये नहीं कि अगर आपने एक आर्टिकल लिख लिया तो आप जो है बस अब आपको पढ़ना नहीं है या लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लर्निंग की जरूरत हमें हमेशा रहती है। ठीक है। हमें न्यू वोकैबुलरी सीखने की जरूरत होती है, हमें न्यू लर्निंग स्टाइल सीखने की जरूरत होती है, न्यू राइटिंग स्टाइल्स, न्यू न्यू राइटिंग स्किल्स सीखने की जो है जरूरत हमेशा रहती है। ठीक है ना। तो हमेशा जो है ऐसी चीजों को सीखने की कोशिश करें जो आपके लिए फायदेमंद हो। एक सक्सेसफुल एकेडमिक राइटर्स के तीन चीजें लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद जो आपका है कि किस तरीके से जो है हमें जो है अपनी इसको जो है रिलेवेंसी लेकर आनी। योर राइटिंग शुड बी क्लियरली रिलेटेड टू योर ऐसे क्वेश्चंस, मेक फ्रीक्वेंट रेफरेंसेस टू द क्वेश्चन। ठीक है ना। जो अगर पास आपके पास जो आपका टॉपिक है उससे जो है रिलेवेंट रेफरेंसेस मौजूद होने चाहिए। ऑर्गेनाइज होना चाहिए, डेवलप ए फ्लुएंट नैरेटिव बाय लिंकिंग द पॉइंट you raise in a logically consistent way, follows academic conventions। और ऐसे इंट्रोडक्शन जो आपके पास पूरा मैंने एक स्टेप बताया था उसको जो है पूरा जो है कंप्लीट एक सिस्टमेटिक वे में मौजूद होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फॉर्मेलिटी, इसमें किस तरीके से आपके पास होना चाहिए। अडॉप्ट अ फॉर्मल वॉइस, बहुत ज्यादा जो है स्लैंग वर्ड्स या जैर्गन वर्ड्स, ये ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो आपके रीडर को जो है पढ़ने में सही महसूस ना हो। ठीक है ना। तो आप बस ऐसे वर्ड्स के जो है एक मुनासिब आपकी वैकेबलरी होनी चाहिए। ठीक है, जो आपको सीखने से आएगी। अवॉइड ट्राइंग टू साउंड टू क्लेवर और पॉम्पस। तो लोग रीडर ऐसे होते हैं ना, बहुत ज्यादा जो है क्लीवर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो आपका रीडर, आप एक तरफ आपका आर्टिकल है और तरफ बेचारे को जो है डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। वो आपका जो है क्योंकि जब अगर उसने ऐसा कर लिया कि एक तरफ डिक्शनरी है और एक तरफ आपका आर्टिकल है, तो आपका वो आर्टिकल पढ़ने में उसका दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है ना। वो फिर डिक्शनरी में सिर्फ वर्ड्स ही जो है वो सर्च करता रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से नहीं, ट्राई टू साउंड नेचुरल, जैसे आप, मैंने कहा ना जैसे हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं इस तरीके से हमें जो है आपस में अपने जो है आपका राइटिंग, आपका जो राइटिंग मटेरियल है वो इस तरीके से होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो है आपके पास जो है ये मैं कुछ आपको वो बता रही हूँ किस तरीके से जो है हमें जो है एक एग्जाम्पल्स। ठीक है। अ, किस तरीके से हमें जो है बहुत ज्यादा जो है अवॉइड कोलोकुलर वर्ड्स, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो रिपीटिशन में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड्स या बहुत ज्यादा जो है फॉर्मल वर्ड्स, इनफॉर्मल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने। अब जैसे ये एक एग्जांपल है। ठीक है ना। इट्स क्लियर दैट सीईओ ऑफ आरबीसीज रश डिसीजन टू बाय एबीएन एम्ब्रो wasn't द स्मार्टेस्ट मूव, दिस वर टू इनफॉर्मल। ठीक है ना। इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा जो है एक एक जो है चीजों को ऐड कर दिया। ठीक है। बट द कॉम्बिनेशन ऑफ domineering chief executive, an overly compliant management team, and a false sense of urgency were crucial in RBC's disastrous decision to acquire ABNM। ठीक है। अब इसमें इतने मुश्किल वर्ड्स इन्होंने डाल दिए हैं कि वो भी जो है रीडर्स को समझ आने मुश्किल है। ठीक है ना। तो इतने मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते। प्रिसीशन, बी स्पेसिफिक, हाउ मेनी, व्हेन, अवॉइड वैग्यू जनरलिटीज। ठीक है ना। हाउ मेनी वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, हाउ मेनी आपको जो है किस हद तक उसको जो स्पेसिफिक होना है। ठीक है। व्हेन, कहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अवॉइड वैग्यू जनरलिटीज, बहुत ज्यादा जो है वैग्यू या एम्बिग्युइटी वाले वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने। डू नॉट मेक थिंग अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ट्राई टू एक्सप्लेन आइडियाज क्लियरली। ठीक है ना। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना अपने रीडर को। ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज्यादा ऐसे मुश्किल वर्ड इस्तेमाल करके सिर्फ जस्ट ट्राई टू इम्प्रेस देम। ठीक है। क्लियर मार्क करना है। डोंट यूज एक्सेसिव लॉन्ग सेंटेंसेस। है ना, बहुत ज्यादा जो है लॉन्ग सेंटेंसेस भी इस्तेमाल नहीं करने। ठीक है। अच्छा, प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स एम फॉर फ्लुएंट क्लियर डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, स्पेसिफिक डिटेल्स देनी है, नहीं प्रिसाइजली। अच्छा, जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल,
मैनी यंग पीपल ड्रिंक टू मच इज अ वेरी इम्प्रिसाइज, ठीक है ना। या जब हम बात करते हैं 1 in 4, अब जैसे इन्होंने जो है मैनी यंग पीपल, अब यंग पीपल को डिफाइन कर दिया 16 to 25 years में, और कंज्यूम मोर अल्कोहल देन द गवर्नमेंट रिकमेंडेड वीकली मैक्सिमम, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, दिस इज प्रिसाइज इनफ, ठीक है, कि जो है 16 to 24 के जो हमारे पास कंज्यूमर्स हैं वो इतना जो है अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और टू डिटेल में हम किससे कैसे क्या किस तरीके से हमने उसको बहुत सारा टू डिटेल बना दिया, कि हमने जो है 23% ऑफ पीपल एज टू हैव कंज्यूम वन मोर देन 140 ml इथेनॉल अल्कोहल, फिर हमने इसके जो है इसका फॉर्मूला पुट कर दिया पर वीक, ठीक है, दिस इज टू डिटेल, ठीक है। तो हमें इसको जो है बाकायदा सिर्फ आपका जो है क्लैरिटी, राइट टू इन्फॉर्म नॉट टू इम्प्रेस, है ना, कि हमें जो है अपनी चीजों को जो है इन्फॉर्म करना है, बहुत ज्यादा जो है हमें इन लोगों को यानी कि होता है ना कि हम जो है बहुत ज्यादा इम्प्रेस करने के लिए या बहुत ज्यादा जो है मैंने कहा ना कि अपने बातों को बहुत ज्यादा वो करने के लिए हम उसमें जो है मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। यू मे नो what you mean but will you reader, ठीक है ना, नो, मतलब ये कि जो है जो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हम जो है अब जैसे साइंटिफिकली मैं कहूँ तो मुझे एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट बहुत सारी बातों की टर्म्स हैं या डेफिनेशंस हैं, आई नो, ठीक है ना, बट जब मैं कोई बुक लिख रही हूँ या मैं कोई पेपर लिख रही हूँ तो उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे डेफिनेशंस ऐसी हैं जो मेरे रीडर्स को नहीं मालूम, तो मुझे उसको आम फहम और सादा अल्फाज में जो है बयान करने की जरूरत है, ताकि जो जो मेरा रीडर है वो उस चीज को जो है बिल्कुल क्लियर वे में जो है जाकर उस चीज को समझ ले और फिर उसको जो है पढ़ सके। Avoid making value judgments. Let your reader decide after considering the evidence you present. ठीक है ना? आपको उसमें अपना जो है जजमेंट शो नहीं करना कि ये चीज अच्छा, ये चीज मैंने बोली है तो इज 100% करेक्ट करेक्ट थिंग, ठीक है ना। तो उसमें जो है जो आपका रीडर है उसको जो है डिफाइन, उसको जो है वो करने दें कि अच्छा ये चीज जो है इसमें इन्होंने जो बोली है तो उसमें ये चीज जो है हम सही हो सकती है या सही नहीं हो सकती है, ठीक है। तो लेट देम डिसाइड। अच्छा, अब मैं से कुछ एग्जाम्पल आपको देती हूँ क्लैरिटी, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, देयर आर क्वाइट अ फ्यू रीजन व्हाई माइक्रो एसएमईज ऑफन फेल ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेटिंग, ठीक है। किस तरीके से जो है ये आपका जो है ये माइक्रो एसएमईज जो है वो फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेटिंग के बीच में जो है ये फेल हो गया, इसकी क्या रीजन, बट अब मैंने इसको क्लियर जब सेंटेंस लिखा तो देयर आर 3 मेन रीजन, ठीक है, why micro SMEs can fail during the first lack of capital, external market factors and poor business plan। मैंने इसको फर्दर जो है बिल्कुल क्लियर करके यहाँ पर मेंशन कर दिया, मैंने इसमें बहुत जो है कोई इक्वल या बहुत ज्यादा जो है मुबहिम बात नहीं की, मैंने सिर्फ 3 फैक्टर जो मेन रीजन थे उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। या फिर इसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ, क्लियर एंड आर्गुमेंटेटिव व्हाई माइक्रो एसएमईज कैन फेल फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। पहले मैंने जो है रीजंस दे दिए, फिर मैंने कहा द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इज इनएडिक्वेट एंड इनएक्यूरेट बिजनेस प्लानिंग, ठीक है। मैंने अपना इसे पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, ठीक है, इट इज नॉट गुड, ठीक है ना। हम मैंने अब तीनों चीजें बता दी कि इसकी वजह से ये था। अब जो है लेट देम डिसाइड, द रीडर, रीडर को डिसाइड करने दें कि अच्छा इन तीनों में से ये चीजें जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जिन्होंने जो है इसको इतना ज्यादा जो है सक्सेसफुल नहीं होने दिया, ठीक है। एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ फुली हेल्प्स योर रीडर टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अपने रीडर को हेल्प करें कि वो आपकी बातों को, आपकी रिसर्च को अंडरस्टैंड कर सके। शोज योर रीडर दैट यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अपने रीडर को बताएं कि हाँ यू नो द पॉइंट, यू नो द सब्जेक्ट, ठीक है ना। ताकि आप जब तक जब जब तक हमें वो चीज समझ नहीं आएगी तो हाउ कैन आई डिफेंड और हाउ कैन आई एक्सप्लेन टू माई रीडर, ठीक है ना। तो शोज योर रीडर दैट यू अंडरस्टैंड, नर्चर्स डिबेट एंड रिफ्लेक्शन एंड अवॉइड अ साउंडेबल स्टाइल, ठीक है ना। एक डिबेट की जो एक एनवायरनमेंट होता है, एक डिबेट का जो एटमॉस्फेयर होता है उसको जो है नर्चर होने दें, उसको जो है परवान चढ़ाएं, ताकि जो है आपके पास एक पॉजिटिव और एक अच्छा हेल्दी एक डिबेटेबल सिचुएशन सामने आए, ठीक है। Based on the above discussion, it seems reasonable to claim that.
ठीक है ना। अब मैं इसके एक एग्जांपल देती हूँ किस तरीके से आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना है। बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन इट सीम्स रीजनेबल टू क्लेम, इससे मैंने जस्टिफिकेशन दी थी, बट मैंने इसमें क्या किया, एज मार्क्स एक्सप्लेन द ब्यूरोक्रेट हैज द वर्ल्ड एज अ मेयर ऑब्जेक्ट ऑफ हिज एक्शन। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें जो है एक रेफरेंस दे दिया, एक एविडेंस दे दिया कि अच्छा मार्क्स 1843 में उसने जो है ये बात कही। व्हाट डज दिस मीन, अब एज मार्क्स एक्सप्लेन, अब जो मार्क्स ने कहा था उसको मैंने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया। In other words, bureaucracy creates alienation and indifference to others. To show understanding, ठीक है ना। मैंने ये बताया कि अच्छा ये मुझे इस बात से मार्क्स की जो है ये चीज समझ आई, ठीक है ना, तो रीडर को भी फिर इस चीज में जो है इसको समझने में आसानी। राइटिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है ना। ये चीज नहीं है कि हमने एक दिन में लिखना सीख लिया, या अगर हम एक दिन में आर्टिकल लिख रहे हैं तो हम एक दिन में लिख लेंगे, या हम एक ही दिन में उसके अलामा बन जाए, ठीक है। तो दिस इज नॉट ना वे, ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट्स टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स, डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, स्टे फोकस्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमने सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप लिखेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप में जो है परफेक्शन आएगी। और स्टे फोकस, ये नहीं कि अगर आप आज लिख रहे हैं तो कल आप फिर आप कहें फिर आप एक साल बाद लिखें, या फिर कभी लिखे ही ना, नहीं कि मैंने तो जो है लिखा था तो वो सही नहीं था, वो समझ नहीं आया, या उसको अप्रूवल नहीं मिली, या वो नहीं नहीं अच्छा लिखा गया, जो है इट डजेंट मैटर, लिखें। राइट राइट राइट, ठीक है। जब तक आप लिखेंगे तब तक आप जो है उसको उसकी जो है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप को जो है ब्लेम करना या नेगेटिविटी लेकर आना दिस नॉट अ गुड थिंग, ठीक है ना। Make use of your feedback, implement the necessary changes next time. Feedback is most important, वो चाहे आप अपने सुपरवाइजर हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, किसी से भी आप जो है फीडबैक लाजमी लें। ताकि क्या होगा, फीडबैक आप लेंगे, देखिए बहुत सारी चीजें हम ऐसे होते हैं कि हमें अपनी खुद से वो चीजें हमें अपने अंदर नजर नहीं आती, ये हमें अपनी राइटिंग में नजर नहीं आती, बट जब हम किसी कोई और वो शख्स वो चीज रीड कर रहा होता है, जब वो शख्स पढ़ रहा होता है, तब वो आपको अच्छा फीडबैक दे सकता है, ठीक है ना। बट इट मस्ट बी योर सिंसियर फ्रेंड, ठीक है, ताकि वो आपकी जो है खामियों को अच्छी तरीके से बता सके, ताकि तनकीद बराए इस्लाह हो सके, तनकीद बराए तनकीद ना हो खाली। Reread the essays you wrote last year. This will give you a clear sense of how your writing has improved. मैंने कहा ना कि अगर आपने पिछले साल या कुछ टाइम पहले कुछ लिखा था, तो आप कुछ लिखने के बाद उसको चेक कीजिएगा कि जो आपने पिछले साल लिखा था उसमें इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं आई। आई होप सो के बहुत इम्प्रूवमेंट उसमें आई होगी, ठीक है ना। You can and will improve if you work at it, but it takes year. A lifetime is not an overestimation. ठीक है ना। अक्सर औकात लोग है ना वो उम्रें गुजर जाती हैं इस दश्त की सयाही में, ठीक है। तो ये एक बहुत मुश्किल काम है कि इसमें जो है आपको हिम्मत नहीं हारना, कि अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, वो आपकी राइटिंग से रिलेटेड हो, वो आपके किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, उसमें जो है उसको करने उसमें इम्प्रूवमेंट लाने में टाइम लगता है, बट इट पेस, ठीक है। टेक नोटिस ऑफ फीडबैक प्रोवाइडेड बाय सेमिनार्स लीडर्स एंड एकेडमिक, जो भी आपसे इर्द के लोग हैं उनसे जो है फीडबैक लें, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, दिस इज हाउ वी लर्न, ठीक है ना। कभी भी गलतियां होती हैं तो इंसान सीखता है, लेकिन गलतियों के ऊपर गलतियां करना या फिर गलतियों से ना सीखना दिस इज नॉट गुड। गलतियां करें लेकिन उससे सीखें। Improve academic writing style is linked to experience, and gaining experience comes by practicing writing. लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। टाइम स्पेंड एनालाइजिंग योर राइटिंग स्टाइल will lead to clear arguments and a more effective narrative, ठीक है। Do you enjoy reading materials that are difficult to understand? Not because it is complex, just because it is badly organized, unconvincing, and ambiguous. नहीं, कभी भी हम ऐसी राइटिंग या पढ़ने में हमें दिलचस्पी नहीं होगी, या हम नहीं पढ़ेंगे, या हमें समझ आएगी जो बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज नहीं हो, बैडली ऑर्गेनाइज्ड हो, या उसमें कन्विंसिंग ना हो, जिसमें जो है इन फोर्सफुली जो है चीजें उसमें बस एंटर कर दी गई हो, ऐसे कर दी गई हो कि हाँ बस ये चीज है तो है, ठीक है ना। उसमें कोई कन्विंसिंग पहलू ना हो, कोई कन्विंसिंग पॉइंट ना हो जिससे रीडर आपका कन्विंस हो सके, आपकी किसी भी उसमें डिबेट ना हो, ठीक है। उसमें सिर्फ आपने अपनी बात रख दी, बस रख दी, ऐसा नहीं होनी चाहिए, एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए।
बहुत ज्यादा मुश्किल वर्ड्स, बहुत ज्यादा जो है अनक्लियर माइंड के साथ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, लुक बैक एट अर्लियर सबमिशंस, यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ फार फॉरवर्ड यू हैव कम। ठीक है ना। अब अगर आप कोई अपना आर्टिकल लिखें, जो आपने पहले लिखा था उसको भी एक बार रीड करें, फिर देखेंगे कि यू हैव फाइंड द रिजल्ट। थैंक यू सो मच। आई होप कि आज आपको, आप जो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की कि किस तरीके से हमें जो है अपनी राइटिंग को स्किलफुल बनाना है, स्पेशली जब हम एकेडमिक राइटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से हमें लेके चलना है। तो हम इंशाअल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में मज़ीद चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे। सर, कोई, थैंक यू सो मच। हाफिज।